क्या तुमने देखो समझो। और आज के जो क्वेश्चन है वो कल सबमिट करना है प्रॉपर लिख के, मैं समझा दूंगा आपको। हर लेक्चर के हर टॉपिक के हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें 3 से 4 न्यूमेरिकल रहेंगे, कुछ के 10 करेंगे, कुछ के 11 करेंगे। ठीक है, 4 न्यूमेरिकल रहेंगे, 7 थ्योरी के एक्सप्रेशन रहेंगे या 6 थ्योरी के एक्सप्रेशन रहेंगे। और मैं कोई ज्योतिष हूँ नहीं कि मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन आएगा। तो सारी चीज़ें डेटाबेस है, आती है तुम्हारी किस्मत, नहीं आती है तुम्हारी खराब किस्मत। समझ में आ रहा है? लेकिन नीट के बच्चों के लिए मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। 70 मार्क का पेपर है, रहता 98 मार्क का, विथ ऑप्शन 98 मार्क का रहता। 16 टॉपिक है ये देखो, ये 16 टॉपिक है। और अच्छी बात ये है कि सभी टॉपिक के लिए सेम मार्क्स हैं, 4-5 कंपल्सरी एंड विथ ऑप्शन 7 मार्क्स। ओके, तो इस हिसाब से है। तो डेटा बहुत ज़्यादा है, तो हम जो चीज़ें पूछी गई है बार बार वो कंप्लीट कर लेंगे, मोर देन सफिशिएंट है। तो पूरे मिला के कितने हो जाएंगे? 160 क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके, तो पेपर लिखने का तरीका भी मैं समझाते चलूँगा। अभी टॉपिक 1 के हम 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, 10 क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और क्वेश्चन नीट बेस्ड है, तो इसको ढंग से याद कर लेना। अब याद कैसे करते वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, कोई रट्टा मारता है, कोई लिख के प्रैक्टिस करता है। ठीक है, सारी चीज़ें मैं समझा दूंगा, नोट्स मैं खुद बना के दूंगा, आपको ऑब्जर्व करना है और कल इसका आंसर शीट सबमिट करना है। बोर्ड के आंसर शीट पे लिखने की आदत डालो, बिकॉज नोटबुक में लिखना अलग होता है और आंसर शीट में लिखना अलग होता है। समझ में आ रहा है? उसकी स्पेसिंग अलग रहती, सब कुछ अलग रहता। तो पेंसिल वेंसिल से डायग्राम थोड़े से अट्रैक्टिव कैसे बनाना है, क्या करना है, मैं जब वो क्वेश्चन आएगा वो टाइप का तो समझा दूंगा। तो जो मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से समझो। और आपको अभी लिखना कुछ है नहीं, इसका आपको PDF मिल जाएगा ना, तो ये क्वेश्चन याद कर लेना है आज के आज, और आज ही याद करके कल इसकी आंसर शीट सबमिट करना है, नाम डाल के प्रॉपर। ठीक है, चलो शुरू करेंगे। ये रहा रोटेशनल डायनामिक्स, रोटेशनल डायनामिक्स। ठीक है, ये देखो पहला सवाल क्या बोल रहा है सवाल कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बहुत बार पूछा है बेटा, स्टेट एंड प्रूव कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। स्टेट एंड प्रूव द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, एग्जामिनर को कैसे इंप्रेस करना है ये पूरी चीजें समझाऊंगा, ध्यान से सुनो। ये ऐसा पेपर रहता, तो हमें लॉ पूछा है, तो लॉ में सबसे पहले हम लिखेंगे स्टेटमेंट। ये प्रॉपर ऐसे लिखना है, स्टेटमेंट। इसको रहेगी डबल अंडरलाइन। ओके, जब भी पेपर लिखना शुरू करेंगे इनिशियली कभी फेंकना मत। शुरुआत में ऐसे आंसर लिखो जो पूरी तरह से याद है, अच्छे से याद है, शुरू में नहीं फेंकेंगे। तो पहले पहले सही आंसर लिखेंगे। फेंकना कब है? आंसर शीट के आखिरी में, ताकि एग्जामिनर चिढ़ जाएगा। फिर वो पेपर चेक करते हो तो अगर आप इनिशियली फेंक दोगे तो पड़ेगा बोले कुछ भी लिखा है, कुछ भी लिखा है, ऐसे करके फिर वो पेपर ही चेक नहीं करेगा सही से। तो इनिशियली सारे क्वेश्चन वही लिखने जो अपने को 100% आते। ठीक है, अभी 100% आने वाले क्वेश्चन हम लिख रहे। स्टेटमेंट प्रॉपर लिखना चाहिए ऐसे, ये स्टेटमेंट हो गया। ओके, अब स्टेटमेंट क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या बोलता? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रिलेट रहता लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से। लीनियर मोमेंटम का लॉ क्या बोलता कि भाई अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या बोलता? इफ एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0 देन एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। तो स्टेटमेंट क्या रहता? इफ एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग on system or body is 0 then angular momentum is conserved। समझ आ रहा है? कंजर्व। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क is acting on a system of bodies or bodies then angular momentum is conserved। लिख भी सकते हो, ऐसे कंपलसरी नहीं है, घूर के मत देखो मेरे को। ओके, लिख भी सकते हो आप, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका स्टेटमेंट। स्टेटमेंट लिखते लिखते भी सुन सकते हो, स्टेटमेंट हो गया। अच्छा, अब इसका प्रूफ प्रॉपर लिखना है ऐसे यहाँ, प्रूफ। तो कैसे होगा प्रूफ? देखो, जब भी कोई चीज आपको कांस्टेंट प्रूफ करनी है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 प्रूफ करो, बिकॉज कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना आता? 0। सभी लोग बोलेंगे, स्टेटमेंट पढ़ो, क्या है? इफ समझ में आ गया? ये हो गया इसका स्टेटमेंट। क्या हो गया? स्टेटमेंट। अब प्रूफ देखो। ओके, एंगुलर मोमेंटम हमें कंजर्व प्रूव करना है।
तो कैसे प्रूव करेंगे? वी हैव क्या है भाई, वेक्टर एल इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी। याद है सबको? वेक्टर एल इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी। वेक्टर एल क्या रहता? एंगुलर मोमेंटम, आर रेडियस वेक्टर एंड पी लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको? डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट के साथ डील करते तो ऑर्डर चेंज करना अलाउड नहीं रहता। तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। बोलो, डी एल बाय डी टी इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल क्या रहता? पहले का डेरिवेटिव डी आर बाय डी टी क्रॉस दूसरा फंक्शन प्लस पहला फंक्शन क्रॉस दूसरे का डेरिवेटिव। ठीक है, दूसरे का डेरिवेटिव। ओके, तो अब देखना क्या होगा बेटा। तो जो स्टेप आई कैसी स्टेप थी? देखो बताओ, वेक्टर एल इज इक्वल टू, हाँ, डी वेक्टर आर बाय डी टी क्रॉस वेक्टर पी प्लस, हाँ, वेक्टर आर क्रॉस डी वेक्टर पी बाय डी टी। आंसर को जितना खींच सकते हो उतना अच्छा है, शॉर्ट में मत निपटाओ। ओके, बोलो डी आर बाय डी टी क्या हो जाएगा? What is dr by dt? Rate of change of position vector. Rate of change of position vector is vector v. dr by dt is vector v, and dp by dt is vector f. पढ़ा है भाई हमने। Rate of change of linear momentum is force. क्या हो जाएगा? force। अच्छा, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। फिर ये तीनों चीजें उठा के इसमें चिपका देंगे तो क्या होगा? बोलो सर, वेक्टर एल इज इक्वल्स टू, कम ऑन, हाँ, डी आर बाई डी टी क्या होता? वेक्टर वी क्रॉस एम वेक्टर वी प्लस वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। फिर से बट आएगा। अब क्या बोलेंगे? सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। अब जैसे नीट की प्रैक्टिस करते वक्त आदत होती है कहीं पे भी एरो मार के कुछ भी लिख दिया, इसमें नहीं चलेगा। बोर्ड का आंसर है वो, कहीं पे भी लाइन मार के कुछ भी कर दिया, अलाउड नहीं होता। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो v क्रॉस v क्या हो गया? जीरो। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा फिर? वेक्टर l। तो समझ लेना कि m बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा? v क्रॉस v, ओके, प्लस वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f। तो इसकी वैल्यू क्या है? जीरो। एंड वी हैव क्या है? सुनो, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ रहता वेक्टर टॉर्क। सही है, वेक्टर आर क्रॉस एफ क्या रहता? वेक्टर टॉर्क। तो भाई ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया एंड ये वेक्टर टॉर्क हो गया। तो वेक्टर एल इज इक्वल्स टू, कुछ गलत करेंगे हम? नहीं, यस, सॉरी, इधर क्या है? डी एल बाय डी टी। इधर क्या है? डी एल बाय डी टी, बिकॉज डिफ्रेंशिएट किया था हमने। ये देखो, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग डी एल बाय डी टी, ये क्रॉस ये प्लस ये क्रॉस ये आया था। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या था? लेफ्ट हैंड साइड था डी एल बाय डी टी। तो ये भी क्या होगा? डी एल बाय डी टी। तो डी एल बाय डी टी, तो ये m का m, v क्रॉस v कितना हो जाएगा? जीरो, प्लस r क्रॉस f क्या हो जाएगा? टॉर्क। क्या हो जाएगा? टॉर्क। बट ऐसा दिया गया है कि टॉर्क कितना है? जीरो। टॉर्क कितना है? जीरो। तो इस हिसाब से डी एल बाय डी टी क्या आ गया? जीरो। तो डी एल बाय डी टी मतलब एल का डेरिवेटिव जीरो। ये क्या बताता? दिस इंप्लाइज के एल इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। एल कैसे रहेगा? कांस्टेंट। दिस इज द प्रूफ। क्लियर है? क्या किया फिर से एक बार देख लो। हमने पहले स्टेटमेंट लिखा, क्या है? पढ़ो स्टेटमेंट। इज कंजर्व। प्रूफ में पहले फॉर्मूला लिख लिया। बोलो, वेक्टर एल इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी। एल मतलब एंगुलर मोमेंटम, आर रेडियस वेक्टर, पी पढ़ो क्या लिखा? वेक्टर टाइम। तो डिफरेंशिएट कर दिया डी एल बाय डी टी, पहले का डेरिवेटिव दूसरा फंक्शन प्लस पहला फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट होने की वजह से ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते।
देन हमने फिर इसको डिफरेंशिएट करना शुरू किया, तो dr बाई dt की जगह क्या रख सकते हैं, v, dp बाई dt की जगह f, और मोमेंटम क्या रहता, m डॉट v। तो सारी चीजें यहाँ पे रख दी, फिर v क्रॉस v क्या हो गया, 0, इसके जगह 0 आ गया, इसके जगह टॉर्क रख दिया, लेकिन बोल रहा है कि भाई टॉर्क लग ही नहीं रहा, तो टॉर्क क्या आ गया, 0। तो dl बाई dt इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 प्लस 0 मतलब 0। तो किसी भी चीज का डेरिवेटिव अगर 0 आता है तो वो क्वांटिटी कैसे होती है, कांस्टेंट। ठीक है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते। ये देखो सवाल नंबर 2, क्या बोला, ये भी सवाल बहुत पूछा जाता है। एक्सप्लेन व्हाई द रोड इज बेंड शुड बी बैंक, या फिर व्हाट इज एंगल ऑफ बैंकिंग, व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड, व्हाई इट इज नेसेसरी, व्हाई आर कर्व रोड्स आर बैंक। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। ओके, ध्यान से सुनो। अब इसमें एक चीज आपके लिए होमवर्क है, वो है बैंकिंग ऑफ रोड। इसका सवाल तो मैं पूरा करवा दूंगा, लेकिन बैंकिंग ऑफ रोड कर लेना, आज के आज कर लेना। बैंकिंग ऑफ रोड, वो जो व्हीकल था, डायग्राम वायग्राम बना के वो ढंग से कर लेना। अब बैंकिंग ऑफ रोड की जरूरत क्या है, इससे पहले हम क्या करेंगे, प्रोसेस डिफाइन कर लेंगे। बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड, तो बैंकिंग ऑफ रोड किसको बोलेंगे, देखो भाई दो टाइप के रोड रहते, एक नॉर्मल कर्व रोड रहता है, एक बैंक कर्व रोड रहता। बैंक कर्व रोड में क्या करते हैं हम, रोड का आउटर एज इनर एज से एलिवेट कर देते, रोड का आउटर एज इनर एज से एलिवेट कर देते। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बैंकिंग ऑफ रोड। तो द प्रोसेस ऑफ रेजिंग आउटर एज of the road above the inner edge is called banking of road। उसको क्या बोलेंगे, बैंकिंग ऑफ रोड। इसमें और एक डेफिनेशन आ सकती है आपके लिए, वो रहती है एंगल ऑफ बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग। तो एंगल ऑफ बैंकिंग किसको बोलेंगे, ऐसा एंगल, देखो नॉर्मल हॉरिजॉन्टल रोड ऐसे रहता, ये रहता इसका आउटर एज, ये रहता इनर एज। तो आउटर एज को हम क्या करते, एलिवेट कर देते कुछ ऐसे, इनर एज वहीं पे रहता, थ्रू सम सुटेबल एंगल थीटा, ये हाइट हो जाती, यहाँ पे रहता व्हीकल, ऐसे चलता व्हीकल आगे, अब ये ऐसे चलता v वेलोसिटी से। तो द एंगल थ्रू विच आउटर एज इज रेज अबव द इनर एज इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ बैंकिंग। तो यहाँ वो डेफिनेशन लिख लेंगे हम, क्या होगी वो डेफिनेशन, द एंगल थ्रू विच आउटर एज ऑफ द रोड इज रेज अबव द इनर एज, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ बैंकिंग। तो बैंकिंग ऑफ रोड की डेफिनेशन क्या है, पढ़ो, द प्रोसेस ऑफ above the inner edge is called banking of road, और angle of banking, the angle through which outer edge of the road is raised above the inner edge is called as angle of banking। उसको क्या बोलेंगे, angle of banking। अब सवाल ये आता कि why banking of road is necessary। 4 पॉइंट लिखने पड़ेंगे आपको, why banking of road is necessary। पहला पॉइंट क्या आएगा, देखो जब व्हीकल बिना बैंक किए हुए रोड पे टर्न लेगा तो सर्कुलर मोशन होती है, सर्कुलर मोशन के लिए चाहिए होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टायर और रोड के बीच का। ओके, तो क्या बोलेंगे, व्हेन व्हीकल टेक्स अ टर्न along horizontal curve road, मतलब कैसा रोड, बिना बैंक किया हुआ horizontal curve road, then necessary centripetal force is provided by friction। पढ़ो क्या लिखा, takes a turn along horizontal curve road, then centripetal force is provided by friction। दूसरा पॉइंट, but this friction is not reliable, ये भरोसे का नहीं है। क्यों भरोसे का नहीं है, तीसरे पॉइंट में वो लिखेंगे, but this force of friction is not reliable। क्यों नहीं reliable है, because it may change, ये बदल सकता है। कब बदल जाएगा, it may change when water or oil
स्प्रेड ऑन द रोड, वाटर और ऑयल स्प्रेड ऑन द रोड, ठीक है ना। अगर रोड पे पानी या तेल गिरा हुआ है तो फ्रिक्शन प्रॉपरली होगा नहीं। अब चौथा पॉइंट, फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए अगर हम रोड को रफ बनाएंगे, एक ऑप्शन ये है कि भाई फ्रिक्शन बढ़ाओ, फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रोड को रफ बनाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, इफ रोड इज मेड रफ, रोड को अगर रफ बनाएंगे, इफ रोड इज मेड रफ टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, इंक्रीज द फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए अगर हम रोड को रफ करते हैं तो इससे होगा क्या, चारने की कोमड़ी मारने का मसाला, मतलब इट मे, इफ रोड इज मेड रफ टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, इट कॉज वियर एंड टीयर, वियर एंड टीयर ऑफ व्हील्स, चक्के खराब हो जाएंगे इससे भाई, ठीक है। गाड़ी लेने के 6 महीने के बाद सबसे ज्यादा इंसान को तकलीफ कब होती है, जब गाड़ी के टायर खराब होते, एक एक टायर 15-15 हजार का रहता, 15 चौक 60, ठीक है, 60,000 का चुना लगता गाड़ी खराब होने के बाद। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो वियर एंड टेयर हो जाए, रोड खराब होंगे तो 3 ही महीने में खराब हो जाएगा, ठीक है, तो आदमी शादी नहीं कर पाता फिर, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो भाई गाड़ी का मेंटेनेंस बीवी से ज्यादा रहता, ओके, तो बीवी सिर्फ पाउडर लगाती, गाड़ी पता नहीं क्या क्या लगाती, समझ में आ रहा, तो वियर एंड टेयर हो जाता। तो इसका, इससे बेस्ट क्या है, इफ रोड इज बैंक, रोड इज बैंक, तो हमने सीखा है क्या, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यहां चलते देखो, ये जो है नॉर्मल रिएक्शन ऐसे हो जाता, फिर इसके 2 कंपोनेंट होते, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये पहले ऐसा रहता, जितने एंगल से ये उठा है उतने एंगल से ये उठ जाता, तो ये एंगल कितना हो जाता, थीटा, तो ये क्या होता, n cos थीटा n sin थीटा। तो अगर रोड बैंक है तो n sin थीटा एक ऑप्शन है हमारे लिए, क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इफ रोड इज बैंक देन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन कौन सा, n sin थीटा, n sin थीटा प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, hence banking of road is necessary, hence banking of road is necessary। समझ में आ रहा है, इस वजह से बैंकिंग ऑफ रोड नेसेसरी। ओके, फटाफट रिवाइज करेंगे, पहले पढ़ो बैंकिंग ऑफ रोड, कम ऑन। above the inner edge, banking of road, angle of banking, above the inner edge is called as angle of banking। Why banking of road is necessary, पढ़ो पहला point, when then necessary centripetal force is provided by friction। प्रॉब्लम क्या है, क्यों रिलायबल नहीं है, ओके, फिर अब दूसरा ऑप्शन क्या है, इससे अच्छा ऑप्शन क्या है, ऑफ नॉर्मल रिएक्शन n sin थीटा प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, हेंस बैंकिंग ऑफ रोड इज नेसेसरी। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्या बोल रहा है, स्टेट एंड प्रूव थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। देखो अभी तक की हिस्ट्री है, 2 में से एक हर साल आता, पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है, लिखते चलो, लिखो स्टेटमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, यहीं पे लिखो, एक बार रफ में लिख सकते हो। स्टेटमेंट क्या रहता, स्टेटमेंट, देखो मेरी बात सुनो, देखो स्टेटमेंट, पहले पेज पे सिर्फ स्टेटमेंट ही लिखेंगे हम, तो स्टेटमेंट लिखते वक्त यहाँ पे पहले ऐसे लिख लेना, IO इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर। अब इतना नया कोई नहीं है कि इसको ये पता ही नहीं, ठीक है ना, IO इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर, इसको पढ़ना है, बस यही स्टेटमेंट होता। तो क्या रहता स्टेटमेंट, IO मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, IC मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ एक्सिस, M मतलब मास और H मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल एक्सिस। तो स्टेटमेंट कैसे आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एनी पॉइंट इज इक्वल टू सम मतलब एडिशन, सम ऑफ mi of body about center of mass and product of
मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। तब रटे वाला है, अभी तक याद है, समझ में आ रहा है, 12th में थे जब हम। ओके, तो IO इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर। लिखो MI ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट an axis passing through any point is equal to MI is equal to sum मतलब addition, sum of MI of body about center of mass and product of mass of the body and square of distance between two parallel axis, that is IO is equal to IC plus MH स्क्वायर। ये आ गया इसका स्टेटमेंट, IO is equal to IC plus MH स्क्वायर। क्या लिखा पढ़ो एक बार, कम ऑन। MI of rigid body about an axis passing through any point is equal to sum of MI of body about center of mass and product of mass of the body and square of distance between two parallel axes, that is IO is equal to IC plus MH square। ठीक है, अच्छा अब इसका प्रूफ देखो। मान लो ये आंसर शीट का पेज है, 2 पेज है ऐसे, ये एक पेज है, ठीक है, तो इसके सेंटर में डायग्राम बनेगी, ठीक है, यहाँ मार्जिन ये लिखना है, यहाँ कॉर्नर में रहेगा प्रूफ, एरो वैरो कुछ नहीं मारना, ठीक है, सीधा आंसर लिख सकते हो, छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर डालो, सीधा आंसर लिखो, एरो वैरो आड़े तिड़े चीज़ा नहीं करना कुछ भी। प्रूफ में पहले बनेगी डायग्राम, जरा ध्यान देना बेटा, डायग्राम पेज के सेंटर में बननी चाहिए। ये पेज है, पेज के सेंटर, ऐसे कॉर्नर में कुछ भी लिख रहे हो आड़े टेढ़ा नहीं होता है, समझ में आ रहा है। तो ये बन गई, देखो इसकी रिजिड बॉडी, ठीक है, ये हो गई रिजिड बॉडी। ओके, अब देखना बेटा, ये मान लो सेंटर ऑफ मास है C, ठीक है, तो अगर एक्सिस इससे पास करेगा, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा IC। फिर हम कोई भी एक पॉइंट लेंगे यहाँ का, एट एनी पॉइंट O। अब एक्सिस अगर इसके अबाउट पास करेगा, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा IO। ये हो गया IC, ये हो गया IO। मैंने इंटीग्रेशन मेथड सिखाई है आपको, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करने की। क्या है वो मेथड? हम क्या करते हैं, एक छोटा सा मास ले लेते हैं DM, छोटा सा मास ले लेते हैं DM। तो अब ये जो मास है इस एक्सिस से कितने दूर रखा है, इस एक्सिस से मान लो ये रखा है RC डिस्टेंस पे, ठीक है, तो पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता, R स्क्वायर इंटू DM, R स्क्वायर इंटू DM। एक्सिस बदल गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाता। तो बेटा इस पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता RC स्क्वायर इंटू DM, RC स्क्वायर इंटू DM। लेकिन अपने को प्रैक्टिकल का पार्टिकल का चाहिए कि बॉडी का चाहिए, बॉडी का। तो बॉडी का कैसे आएगा, इंटीग्रेशन से आएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ RC स्क्वायर इंटू DM, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा IC, ये क्या हो जाएगा IC। अब इस हिसाब से IO कैसे आएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस एक्सिस से उस पार्टिकल तक चलना पड़ेगा। इस डिस्टेंस को मैं बोल देता हूं RO। तो जैसे IC क्या आया था RC स्क्वायर इंटू DM, वैसे IO क्या आएगा बोलो, IO आएगा इंटीग्रेशन ऑफ RO स्क्वायर इंटू DM। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2। जैसे नई दुल्हन का मेकअप करते वैसे आंसर शीट लिखना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस रहता h, कैसा रहता h। अच्छा, अब क्या करेंगे बेटा, मान लो यहां से एक परपेंडिकुलर बनाएंगे एंड एक ट्रायंगल कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो ये O, ये C, ये P, ये Q, ये परपेंडिकुलर है। अब ये कोई नीट का एक्सप्लेनेशन नहीं है, जो भी करे वो लिखना पड़ता, उसको मार्क रहते।
तो यहाँ पे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। डायग्राम में क्या किया हमने कंस्ट्रक्शन, वो 10th के थ्योरम रहते थे ना उसमें लिखते थे तुम कंस्ट्रक्शन। तो हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया, ड्रॉ क्या ड्रॉ किया भाई, पी क्यू परपेंडिकुलर किस पे, ओसी पे टच होता नहीं वो, तो ड्रॉ परपेंडिकुलर पी क्यू ऑन प्रोड्यूस्ड ओसी, बड़े हुए ओसी पे हमने पी क्यू परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। यहां तक कहानी क्लियर है? ओके, तो अब ये जो डायग्राम रहेगी इसको प्रॉपर ऐसे बॉक्स कर देना। वो एग्जामिनर अगर सोचता भी है आपके मार्क कट करने का तो कर नहीं पाए, ऐसे करना है। ये प्रॉपर बॉक्स दिखना चाहिए सेंटर में, एंड सारी जो लाइनिंग रहेगी मेकअप वो पेंसिल से करने का रहता। समझ में आ रहा? ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया। तो अब ये जो ट्रायंगल बना इसमें प्रूफ की तरफ जाएंगे अब हम। ओके, ये जो इतना डिस्टेंस है, इतने डिस्टेंस को मैं एक्स बोल देता। ठीक है, चलो शुरू करेंगे। अब देखो एक ट्रायंगल बना, अपोलोनियस के थ्योरम के जैसा बनता है। ओके, बोलो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ओ पी क्यू, बोलो पाइथागोरस थ्योरम, कम ऑन। ओ पी क्यू में पाइथागोरस थ्योरम, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। पैदा ही कहीं हुए कि तुम चुप, ओ क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो ये ओ पी स्क्वायर का ओ पी स्क्वायर। अब ओ क्यू के जगह क्या रखने आता, ओ सी प्लस सी क्यू। क्या रखने आता, ओ सी प्लस सी क्यू होल स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओके, तो ओपी के जगह क्या रख सकते हैं, आर नॉट। तो जो वैल्यू है वो रख लो, ये क्या हो गया, आर नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू ओसी के जगह एच प्लस सी क्यू के जगह एक्स का स्क्वायर प्लस पी क्यू। अच्छा, पी क्यू के जगह कुछ है नहीं, तो यहां पे ना इसको एक्सपांड करेंगे हम। एक मिनट, इसको एक्सपांड करेंगे फॉर्मूला यूज करके। बोलो ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ गया? तो ये जो फॉर्मूला था, ऐसे एग्जाम में मत करना, ये जो फॉर्मूला था यहाँ एक्सपांड कर दिया, प्लस ये पी क्यू स्क्वायर, ये बचा हुआ पी क्यू स्क्वायर। अब आखिरी के दो टर्म देखो, ये सी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, सी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, सी पी स्क्वायर आ जाता। छोटे ट्रायंगल में क्या आ जाता, सी पी स्क्वायर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते, नाम याद रखो, बोलो आर नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आर नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस 2oc सी क्यू, ओ सी स्क्वायर प्लस 2oc सी क्यू प्लस, हाँ प्लस इसके जगह क्या रखेंगे, सी पी स्क्वायर। क्या रखेंगे, सी पी स्क्वायर। अब वैल्यू रखते रहो इसमें, आर नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, ओसी के जगह क्या रखेंगे, ओसी के जगह एच, सीपी के जगह आर सी, ओसी के जगह एच, तो एच का स्क्वायर प्लस 2h सी क्यू क्या है एक्स प्लस आर सी स्क्वायर। ठीक है, अब जो इक्वेशन के नंबर दिए थे हमने उसमें देखो आर सी स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर दिख रहा है। अब ये चीजें अगर उधर डालनी है तो डीएम की जरूरत है, इंटीग्रेशन की जरूरत है। तो ये जो इक्वेशन मिला इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय डीएम एंड टेक इंटीग्रेशन, मल्टीप्लाई बाय डीएम एंड टेक इंटीग्रेशन। डीएम से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इंटीग्रेशन लेंगे। बोलो इंटीग्रेशन ऑफ आर नॉट स्क्वायर इंटू डीएम, इंटीग्रेशन ऑफ एच स्क्वायर इंटू डीएम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2hx इंटू डीएम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ आर सी स्क्वायर इंटू डीएम। ठीक है, अब देखो इक्वेशन 1 और 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इस पे रेश वेश कुछ मत मारना, एरो ओके। आर स्क्वायर इंटू डीएम, आर नॉट स्क्वायर इंटू डीएम क्या रखना था, आई ओ। तो ये क्या हो जाता, आई ओ इज इक्वल टू, इसमें से एच स्क्वायर बाहर निकलता, एच स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर निकल जाता, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम प्लस ये 2hx भी बाहर निकल जाता, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम प्लस
वो क्या है, आर सी स्क्वायर इंटू डी एम, आई सी क्या हो जाता, आई सी। तो इसको प्रॉपर अरेंज कर लेंगे, आई ओ इज इक्वल्स टू आई सी प्लस एच स्क्वायर डी एम का इंटीग्रेशन एम प्लस 0। इसका रीजन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमने नीट में देखा था, सम ऑफ मोमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास इज 0। लेकिन हटाओ ना, ये प्रूफ में है नहीं, छोड़ दो इसको। ओके, तो क्या आ जाता फिर, आई ओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। तो इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस प्रूफ हो गया। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते फटाफट, पढ़ो स्टेटमेंट क्या लिखा था। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। ठीक है, अच्छा, तो एक डायग्राम बना ली हमने रिजिड बॉडी की, ये सेंटर है, ये एनी पॉइंट है, इससे एक एक्सिस पास हुआ, इसको आईसी बोला, इसको आईओ बोला, कौन सा भी एक एलिमेंट लिया डीएम। तो इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन से इंटीग्रेशन ऑफ आर सी स्क्वायर डीएम आर ओ स्क्वायर डीएम, फिर कंस्ट्रक्शन किया, एक परपेंडिकुलर यहाँ पे डाल दिया, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाया, कंटिन्यू करा, एडजस्टमेंट करके आंसर आ गया। और मान लो यहां तुम थोड़ा सा अटक जाते हो, हटा दो, 2-3 स्टेप लिखो, इसके आगे समझ नहीं आ रहा, फाइनल स्टेटमेंट लिख दो, कोई पढ़ेगा नहीं उसको, पूरे मार्क आएंगे, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। 2-3 स्टेप लिख दिया, याद नहीं आ रहा, जबरदस्ती मत करो, डायरेक्ट स्टेटमेंट पे पहुंच जाओ, डायरेक्ट 2-3 स्टेप लिख के, याद नहीं आ रहा तो ऐसे बहुत बड़ी बात है नहीं, समझ में आ रहा है। ओके, तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस। ये देखो क्या बोल रहा है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर स्पीड ऑफ द बॉब ऑफ कोनिकल पेंडुलम, derive an expression for frequency of revolution of bob of conical pendulum। जितना पूछा है उतना ही लिखेंगे। ओके, ध्यान से सुनना, ये फिर पेज का सेंटर है, तो एक पेज के सेंटर में डायग्राम रहेगी। फिर से समझा रहा हूं मैं, जब भी डायग्राम बनाओ कॉर्नर में मत बनाओ, छोटे बच्चों का तरीका है वो, डायग्राम के बाजू में लिखना, पेज के सेंटर में डायग्राम बनेगी। डायग्राम कैसे बनेगी देखो, कोनिकल पेंडुलम क्या रहता, ये रिजिड सपोर्ट रहता, ये ऐसा रिजिड सपोर्ट। ओके, फिर ये जो बॉब रहता, ये बॉब हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूमता, और स्ट्रिंग का क्या बनता, कोन, स्ट्रिंग क्या बन जाती, कोन, और बॉब कैसे घूमता, हॉरिजॉन्टल सर्कल। एक रहता सिंपल पेंडुलम, रिजिड सपोर्ट, रस्सी, पार्टिकल अटैच, बाजू में उठाओ छोड़ दो, ये ऐसे 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 नाचते रहता, दैट इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। लेकिन सिंपल पेंडुलम के बॉब को अगर सर्कल में घुमाएंगे तो दैट इज कॉल्ड एज कोनिकल पेंडुलम। तो जब कोनिकल पेंडुलम बनता तो रस्सी कोन बनाती है, बॉब सर्कल पे घूमता, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, अच्छा, अब इसके आंसर कैसे आएंगे देखो, पहला पॉइंट, एट एनी पॉइंट ऑन सर्कल टू फोर्स एक्ट ऑन बॉब पे कितने फोर्स एक्ट करेंगे, 2। पहला फोर्स, इसका वेट नीचे एक्ट करेगा, कौन सा, mg। दूसरा फोर्स, टेंशन एक्ट करेगा अलोंग द स्ट्रिंग। ओके, टेंशन एक्ट करेगा अलोंग द स्ट्रिंग। हमें क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन, एंगुलर स्पीड का एक्सप्रेशन, पीरियड भी पूछ सकता है। ओके, तो इसको टी डैश बोल लेंगे, पीरियड के लिए टी यूज करेंगे। ओके, तो क्या बोला हमने, एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल टू फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉब। पहला फोर्स weight mg of the bob acting vertically downward, और दूसरा टेंशन t in the string, टेंशन को हमने क्या बोला, t डैश। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट में क्या लिखना है, टेंशन t डैश। ओके, वर्ड पे गौर करना, टेंशन t डैश कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, टेंशन t डैश कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट। व्हाट आर दैट टू कंपोनेंट, आपको पूरा थ्योरी लिखना पड़ेगा, टेंशन t डैश कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट। तो पहला कंपोनेंट एंड दूसरा कंपोनेंट, तो ये जो t डैश है, अब ये एंगल अगर थीटा है तो इसके कंपोनेंट करोगे ऐसे, तो ये एंगल भी थीटा होगा, बिकॉज प्रॉपर z बनेगा यहाँ पे, ये थीटा तो ये भी थीटा। फिर t डैश का इधर कंपोनेंट क्या आएगा, t डैश कॉस थीटा, एंड ये क्या होगा, t डैश साइन थीटा। समझ आ रहा है। तो भाई t डैश कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट द वर्टिकल कंपोनेंट t डैश कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट
टी डैश साइन थीटा, टी डैश साइन थीटा। ठीक है, तो ये जो सर्कल पे घूम रहा उस सर्कल की रेडियस क्या ले लेते हैं आर, ये जो वर्टिकल हाइट है ये वर्टिकल हाइट ले लेते एच, ये जो रस्सी की लेंथ है इसको ले लेते एल, रस्सी की लेंथ को क्या ले लेते एल, एल एच आर टी डैश कॉस थीटा टी डैश साइन थीटा एम जी। पेपर में कुछ आ रहा नहीं, टाइम पास करना है तो डायग्राम के बाजू में इसका डेटा प्रॉपर लिख सकते हैं आप, टी डैश ये है, थीटा ये है, एम जी ये है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो एट एनी पोजीशन कितने फोर्स एक्ट हुए, दो, पहला फोर्स इसका वेट एम जी, दूसरा टेंशन टी डैश, टेंशन को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, टी डैश कॉस थीटा टी डैश साइन थीटा। अब डायग्राम देख के बताओ, टी डैश कॉस थीटा एम जी को बैलेंस कर रहा, टी डैश कॉस थीटा एम जी को बैलेंस कर रहा, ठीक है ना, तो क्या बोलेंगे, टी डैश कॉस थीटा बैलेंस वेट एम जी, टी डैश कॉस थीटा बैलेंस वेट एम जी, तो प्रॉपर लिखेंगे द वर्टिकल कंपोनेंट टी डैश कॉस थीटा बैलेंस वेट एम जी। तो नेक्स्ट लाइन टी डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, इक्वेशन नंबर 1। अब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है कौन सा, टी डैश साइन थीटा, उसकी डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल है, इट प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, तो टी डैश साइन थीटा क्या करेगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो प्रॉपर लिखेंगे द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टी डैश साइन थीटा प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, तो टी डैश साइन थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहाँ पे आएगा क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स ये होगा, आपको जो चाहिए होगा उसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो हमें दो चीजें चाहिए, एक तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का एम आर ओमेगा स्क्वायर फॉर्मूला यूज करो, मान लो लीनियर वेलोसिटी पूछता तो एम वी स्क्वायर बाय आर यूज करो, उसके हिसाब से चेंज होता जाएगा, कई बार पीरियड भी पूछ लेता है तो फ्रीक्वेंसी का उल्टा क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा, तो हम दोनों तीनों डिराइव कर लेंगे, एंगुलर वेलोसिटी भी, फ्रीक्वेंसी भी एंड पीरियड भी, तो टी डैश साइन थीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, हमेशा हम tan ही लाते बहुत बार, 2 बाय 1, तो 2 क्या है, टी डैश साइन थीटा, 1 क्या है, टी डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू, इधर क्या है, एम आर ओमेगा स्क्वायर एम जी, टी डैश कैंसल, उसके बाद ये एम एम कैंसल, साइन बाय कॉस टैन, तो यह क्या बचा, टैन थीटा इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर बाय जी, तो जी इधर आ जाएगा, आर इधर आ जाएगा, तो दिस विल गिव्स ओमेगा स्क्वायर एज जी टैन थीटा बाय आर, तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी टैन थीटा बाय आर। अगर एंगुलर वेलोसिटी पूछता तो यहां तुम्हारा जवाब खत्म हो जाता, ओके, बिकॉज एक बार सवाल क्या आया था, एंगुलर वेलोसिटी का, एंगुलर स्पीड का, तो आंसर हो गया। लीनियर स्पीड का अगर आता तो यहाँ क्या लिखते, एम वी स्क्वायर बाय आर, डिवाइड करते वी आ जाता, वी आता अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा, वी आता अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। अब अगर यहां से आपको फ्रीक्वेंसी पता करना है, क्या पता करना है, फ्रीक्वेंसी, तो बेटा क्या करो, ओमेगा के जगह 2 पाई एफ रख दो, ओमेगा की जगह 2 पाई एफ इधर चिपकाओ, क्या हो जाएगा, 2 पाई एफ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी टैन थीटा बाय आर, 2 पाई इधर भेज दो, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ जी टैन थीटा बाय आर। करने को हम बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें, लेकिन कोई जरूरत नहीं, थ्योरी पेपर है, खत्म है यहाँ पे, ओके। अच्छा, अब अगर आपको पीरियड चाहिए होगा, पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम कैपिटल टी, तो ओमेगा की जगह क्या रखेंगे, 2 पाई बाय टी, तो ओमेगा की जगह 2 पाई बाय टी रख दो, 2 पाई बाय टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी टैन थीटा बाय आर, टी उधर जाएगा बेटा, आर इधर आएगा, जी टैन थीटा नीचे आएगा, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर बाय जी टैन थीटा। अब नीट के वक्त हमने यहाँ पे बहुत कुछ किया था, टैन को साइन बाय कॉस लिया था, एल इंट्रोड्यूस किया था, कोई जरूरत नहीं, यहाँ तक आंसर खत्म, समझ आ गया। तो दो पूछे थे, दोनों हमने बना लिए, ओके। क्या क्या है फिर से देख लो, इसमें क्या है, इसमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, ये ऐसे घूम रहा है सर्कल पे, तो टेंशन टी डैश, ये एंगल थीटा, सेमी वर्टिकल एंगल बोलते हैं इसको, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो टी डैश के दो कंपोनेंट, टी डैश कॉस थीटा, टी डैश साइन थीटा, ये बैलेंस करेगा वेट को, ये प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। इक्वेशन बनाओ, जो पूछा उसके हिसाब से एडजस्ट करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, ये बन गया तुम्हारा इसका एक्सप्रेशन। ये क्या है, स्टेट एंड प्रूफ प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, दोनों में से एक हर साल आता है, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर।
अगर आपको याद होगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम प्लेन लैमिना के लिए होता है। प्लेन लैमिना मतलब चकतीदार बॉडी, जैसे डिस्क है या रिंग है या प्लेट है, इनके लिए होता है। ओके, तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। पहले आएगा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट दोनों में से 100% आएगा एग्जाम में। स्टेटमेंट नहीं आया तो घर पे आके बैठ जाओगे मेरे यहाँ, ये सिर्फ ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे देखो, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, इसको पढ़ लेंगे। इसका क्या मतलब होता है, एम आई ऑफ बॉडी नहीं बोलते, एम आई ऑफ प्लेन लैमिना, प्लेन लैमिना, एम आई ऑफ प्लेन लैमिना। प्लेन लैमिना मतलब चकतीदार बॉडीज, प्लेन लैमिना अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस, एम आई ऑफ प्लेन लैमिना अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस, मतलब ये आई जेड, जेड कैसे होता है, लैमिना से परपेंडिकुलर, एम आई ऑफ प्लेन लैमिना अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ एडिशन है ना, सम ऑफ एम आई अबाउट टू म्यूचुअली, याद आ रहा है कुछ, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस कॉन्करेंट, याद आ रहा है, कॉन्करेंट विथ गिवन एक्सेस, कॉन्करेंट विथ गिवन एक्सेस। कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है, ये जेड एक्सिस होगा, ये दोनों एक्सिस लैमिना में रहेंगे, दोनों एक्सिस लैमिना में रहेंगे, ये लैमिना से परपेंडिकुलर रहेगा। कॉन्करेंट विथ गिवन एक्सिस प्रेजेंट इन प्लेन ऑफ लैमिना, प्रेजेंट इन प्लेन ऑफ लैमिना। ओके, इसका क्या मतलब होता है, डायग्राम से समझो। मान लो अभी इसका प्रूफ रहेगा, ये इसका प्रूफ रहेगा, तो डायग्राम हमेशा सेंटर में बनेगी। मान लो कि ये एक लैमिनार बॉडी है। ओके, तो z एक्सिस कैसा रहता बेटा, z एक्सिस रहता लैमिना के परपेंडिकुलर, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता वो रहता आई जेड, और आई एक्स और आई वाई ये दो एक्सिस कैसे रहते, लैमिना में प्रेजेंट रहते, लैमिना में प्रेजेंट। ठीक, ये जो है लैमिना के परपेंडिकुलर हैं, तो दूसरे जो दो एक्सिस रहेंगे वो लैमिना के प्लेन में रहेंगे। तो ये एक एक्सिस होगा एंड ये दूसरा एक्सिस होगा, तो इसको हम बोल देते हैं एक्स एक्सिस, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स। इसको हम बोल देते हैं वाई एक्सिस, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई। और ये हो गया जेड एक्सिस, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड। तो हमें क्या प्रूफ करना है, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। स्टेटमेंट पढ़ो एक बार, एम आई ऑफ अबाउट सम ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस कॉन्करेंट विथ गिवन एक्सिस प्रेजेंट इन द प्लेन ऑफ लैमिना। मतलब जो एक्सिस लैमिना के प्लेन में है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एडिशन जो लैमिना के परपेंडिकुलर है उसके बराबर रहता। अब लॉजिक क्या रहता, फिर से वही कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का। हम क्या करेंगे, एक छोटा सा मास डीएम ले लेंगे, छोटा सा मास डीएम ले लेंगे। अब देखो बेटा, इसका तीनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, तो पहले निकालेंगे जेड एक्सिस के अबाउट। जेड एक्सिस से इसका डिस्टेंस ले लेता मैं आर जेड, क्या ले लेता, आर जेड। तो बताओ आई जेड कितना होगा, देखो सर आई जेड होगा इंटीग्रेशन ऑफ आर जेड स्क्वायर इंटू डी एम, इंटीग्रेशन ऑफ आर जेड स्क्वायर इंटू डी एम। ठीक है, अच्छा अब मुझे क्या चाहिए, आई एक्स, क्या चाहिए आई एक्स। तो मैं एक्स एक्सिस पे जाऊंगा, एक्स एक्सिस पे यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा ऐसे, ओके यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा। बी केयरफुल, तो परपेंडिकुलर कैसे होगा, इससे पैरेलल, देखो ऐसे जाएगा ना, ये ऐसे ड्रॉ कर लेना इसमें, ये परपेंडिकुलर, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री, और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना ऐसे। ठीक है, तो एक्स एक्सिस का डिस्टेंस क्या बोलते हैं आप, एक्स, और वाई एक्सिस का डिस्टेंस वाई। तो बेटा ये जो डिस्टेंस बना ना इतना, ये डिस्टेंस क्या है, एक्स है, तो ये भी डिस्टेंस कितना, एक्स, ये डिस्टेंस क्या है, y है, तो ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, y एक्सिस पे का था इस वजह से y बोला। ओके, तो अब x एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो मास कितना है dm, x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है y, तो क्या बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर इंटू dm। बात समझ आ रही, एक dm ले लिया हमने छोटा सा,
डीएम का z एक्सिस से डिस्टेंस क्या है rz, डीएम का x एक्सिस से डिस्टेंस क्या है y, डीएम का y एक्सिस से डिस्टेंस क्या है x। तो सबसे पहले हमने निकाल लिया iz, देन हमने निकाल लिया ix, अब हम निकालेंगे iy। बोलो iy क्या होगा, iy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डीएम, एक्स स्क्वायर इंटू डीएम, ये तीनों चीजें आ गई। अच्छा अब क्या करेंगे, ये ट्रायंगल ले लेंगे, मान लो ये पॉइंट P है, ये M है, ये O होता है, ये N होता है। यहाँ पे तुम और डेकोरेटिव बनाना है आंसर को तो कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हो, ड्रॉ PM परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस, ड्रॉ PN परपेंडिकुलर ऑन y एक्सिस, ऐसे करके लिख सकते हो। समझ में आ रहा है। अब देखो ये जो ट्रायंगल है OMP, इन ट्रायंगल OMP क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल बना कौन सा OMP, इसको सेपरेट समझा देता हूं मैं आपको। ओके तो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल देखो OMP, तो ये जो ट्रायंगल बना इन ट्रायंगल OMP, लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, OP स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर, तो डायरेक्ट लिख लेंगे RZ स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो RZ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बेटा जरा यहां ध्यान देना, इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। इसमें RZ स्क्वायर दिख रहा, वाई स्क्वायर दिख रहा, एक्स स्क्वायर दिख रहा, कमी किसकी है, इंटीग्रेशन और डीएम की। तो क्या बोलेंगे, मल्टीप्लाई बाय डीएम एंड टेक इंटीग्रेशन, मल्टीप्लाई बाय डीएम एंड टेक इंटीग्रेशन। बोलो कहानी क्या होगी, इंटीग्रेशन ऑफ RZ स्क्वायर इंटू डीएम, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डीएम, इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डीएम। अब देखो इन इक्वेशन को 1 2 3 को एक के जगह रखना था IZ, एक के जगह IX, एक के जगह IY, अपना काम खत्म। ओके क्या बोलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, 1 2 3 से इसके जगह क्या रखेंगे IZ, तो क्या हो जाएगा IZ इज इक्वल टू IY प्लस IX, कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट लिख दो IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY। समझ में आ गया। तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। ये कौन सा थ्योरम था, प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। क्लियर है, बहुत आसान है। लैमिना के लिए होता स्टेटमेंट छापो, डायग्राम बनाओ, 2-3 स्टेप में आंसर आता। इसको डेकोरेट कर सकते तुम, कंसीडर प्लेन लैमिना, लेट IX क्या है पूरा थ्योरी लिखो, IY क्या है स्टेटमेंट लिखो, IZ क्या है लिखो। तो IX को क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लैमिना अबाउट x एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लैमिना अबाउट y एक्सिस। मैं डायग्राम बनाऊंगा, इसको प्रॉपर बॉक्स करूंगा, उसके नीचे इसका डिस्क्रिप्शन लिखूंगा कि भाई IX क्या है, IY क्या है, IZ क्या है, देन ये लिखूंगा, उसके बाद ये स्टेप्स कॉपी हो जाएंगे। समझ आ गया। तो ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ओके यहां चलते हैं, क्या बोल रहा है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। दो एक्सप्रेशन है, एक एंगुलर मोमेंटम का, एक टॉर्क का, एंगुलर मोमेंटम का एंड टॉर्क का। ठीक है, तो डायग्राम बना के मैथमेटिकल स्टेप में समझाता एंड थ्योरी के स्टेप पोपट की तरह बोलता, सुनना और समझना। क्या बोलना, सुनो मेरी बात, कंसीडर अ रिजिड बॉडी, ये एक रिजिड बॉडी है, तो रिजिड बॉडी को डील करने का तरीका क्या रहता, उसको हम फोड़ देते और छोटे छोटे पार्टिकल लेते। ओके, तो ये एक रिजिड बॉडी है। रोटेशनल मोशन का क्या लॉजिक रहता, जो बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी वो सभी पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी, लेकिन लीनियर वेलोसिटी क्या रहती, अलग अलग रहती। अब बेटा ये बॉडी अगर ऐसे रोटेट हो रही, तो बॉडी के जो पार्टिकल है, कंसीडर द बॉडी इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल। पहला पॉइंट क्या आएगा, सुनो, कंसीडर द बॉडी इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 m2 डैश 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 आखिरी पार्टिकल mn। Consider a rigid body is made up of n number of particle of masses m1 m2 dash 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 mn situated at a distance of r1 r2 dash 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 rn respectively। अब ये जो सारे पार्टिकल्स हैं ये सर्कल पे घूम रहे, देखो ये इस सर्कल पे घूम रहा, तो ये इसकी लीनियर वेलोसिटी हो गई v1,
ये इस सर्कल पे घूम रहा तो इसकी लीनियर वेलोसिटी हो गई v2, ये इस सर्कल पे घूम रहा तो इसकी लीनियर वेलोसिटी हो गई vn। बेटा इन सभी पार्टिकल्स की लीनियर वेलोसिटी अलग अलग है, एंगुलर वेलोसिटी सेम है, किसके बराबर? बॉडी के एंगुलर वेलोसिटी के बराबर। ठीक है, पहला पॉइंट क्या आएगा, ध्यान से सुनना। कंसीडर अ रिजिड बॉडी इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 m2 डॉट 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 mn situated at a distance r1 r2 dot dot rn respectively। दूसरा पॉइंट, let v1 v2 dot 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 vn be the linear velocity of the particle respectively given by क्या आएगा, v1 is equal to r1 ओमेगा, v2 is equals to r2 ओमेगा एंड डॉट 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 करके आखिरी vn is equal to rn ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी आ गई, यस। अब जाएंगे हम दूसरे पॉइंट पे, तो अब क्या बोलना है, लेट p1 p2 डॉट 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 pn बी द लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल्स रिस्पेक्टिवली। तो लीनियर मोमेंटम क्या रहता, p1 इज इक्वल टू m1 v1, लीनियर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, तो m1 का m1, v1 क्या है देखो जरा, r1 ओमेगा, तो r1 ओमेगा, तो p1 क्या आ गया, m1 r1 ओमेगा। बोलो p2 क्या आएगा, m2 r2 ओमेगा डॉट डॉट डॉट, आखिरी pn क्या आएगा, mn rn ओमेगा। बात समझ आ रही? पहले हमने v निकाला, v से हमने p निकाला, p से हम l निकालेंगे और l को ऐड कर देंगे, तो l क्या रहता, वेक्टर l इज इक्वल टू r क्रॉस p। अरे अभी किया था, वेक्टर l इज इक्वल टू r क्रॉस p, तो l इज इक्वल टू r p साइन थीटा। व्हाट इज थीटा, एंगल बिटवीन r एंड p। बेटा दिस इज रेडियस वेक्टर, दिस इज लीनियर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी के डायरेक्शन पे रहता मोमेंटम, दोनों के बीच में एंगल कितना रहता, 90 साइन 91, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बनता l इज इक्वल टू r p, l इज इक्वल टू r p। ठीक है, तो अब क्या बोलना है, लेट l1 l2 l3 बी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल्स रिस्पेक्टिवली। पहले v निकाला, v से p निकाला, p से l निकालेंगे और l को ऐड कर देंगे, तो पहले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम बोलो, l1 इज इक्वल टू r1 p1। l का फॉर्मूला क्या बना, l का फॉर्मूला बना rp, तो l1 का फॉर्मूला क्या बनेगा, r1 p1, तो r1 m1 v1, तो r1 m1 r1 ओमेगा। समझे कि नहीं, p के जगह m1 v1, v1 के जगह r1 ओमेगा, r1 स्क्वायर, तो l1 आ गया m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। बोलो भाई l2 बोलो, m2 r2 स्क्वायर ओमेगा डॉट डॉट डॉट, ln बोलो mn rn स्क्वायर ओमेगा। समझा? तो जो नेट एंगुलर मोमेंटम बनेगा, नेट एंगुलर मोमेंटम l टोटल या l इज इक्वल टू l1 प्लस l2 प्लस डॉट 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 प्लस ln। कोई डाउट है यहाँ तक? चलो वैल्यू चिपकाओ फटाफट, बोलो l इज इक्वल टू, हाँ l1 m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा प्लस mn rn स्क्वायर ओमेगा। इसे ओमेगा कॉमन निकल जाता बेटा, अंदर क्या बचता, m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर। स्टेप लिखने में कोई चिंगूसी नहीं करेंगे, ओके। तो l इज इक्वल टू, ये समेशन में लिख देंगे, समेशन mi ri स्क्वायर, i इज इक्वल टू 1 to n इंटू ओमेगा। इसके जगह क्या आता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो l इज इक्वल टू i ओमेगा। खत्म। समझ आ रहा? क्या किया भाई, एक रिजिड बॉडी ली, तोड़ दिया उसको, पहले v1 v2 vn निकाला, v से आया p, p से आया l, l को ऐड कर दिया, l को ऐड कर दिया। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम। एक रहता है एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। बेटा सेम लॉजिक, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। इसमें भी क्या करना है, एक रिजिड बॉडी ले लेना है, रिजिड बॉडी ले लेना है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, उधर ओमेगा लिया था, इधर अल्फा लेना है, एंगुलर एक्सेलरेशन। फिर इसके भी पार्टिकल्स n, कंसीडर अ रिजिड बॉडी मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ मासेस m1 m2 डॉट 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 mn respectively situated at a distance r1 r2 rn respectively. Force is related with acceleration,
फोर्स इज रिलेटेड विथ एक्सेलरेशन, तो इसका लीनियर एक्सेलरेशन a1, इसका लीनियर एक्सेलरेशन a2, इसका लीनियर एक्सेलरेशन an। जरा यहाँ देखना बेटा, यहाँ मोमेंटम पता करना था, मोमेंटम में रहता मास वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ली थी, वेलोसिटी के लिए एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ देखो फोर्स पता करना है क्योंकि टॉर्क चाहिए, तो टॉर्क में होता है फोर्स, फोर्स में होता है एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ले लिया, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन। वहाँ का एक्सप्रेशन में v1 v2 vn पता किया, यहाँ के एक्सेलरेशन में a1 a2 an पता करेंगे। v बरोबर r ओमेगा रहता, a बरोबर r अल्फा रहता, v r ओमेगा a r अल्फा। बोलो भाई क्या बोलेंगे, a1 इज इक्वल टू r1 अल्फा, अल्फा 1 क्यों नहीं बोला, जितना बॉडी का उतना सभी पार्टिकल का। a2 बोलो r2 अल्फा डॉट डॉट डॉट, an बोलो rn अल्फा। वहां v से हम गए थे p पे, यहाँ a से हम जाएंगे फोर्स पे, किस पे जाएंगे, फोर्स पे। बोलो दूसरा पॉइंट, F1 m1 a1, a1 कितना है r1 अल्फा, तो m1 r1 अल्फा। इस हिसाब से F2 बोलो m2 r2 अल्फा डॉट डॉट, Fn बोलो mn rn अल्फा, mn rn अल्फा। वहां का सोचो, पहले v पता किया, फिर p पता किया, फिर l का फॉर्मूला लिखा, यहाँ पे a पता किया, फिर f पता किया, अब टॉर्क का फॉर्मूला लिखेंगे। टॉर्क का फॉर्मूला याद है, वेक्टर टो इज इक्वल टू वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f, तो टॉर्क इज इक्वल टू r f साइन थीटा। बेटा यहाँ पे थीटा 90 रहता, उसको लिख सकते तुम डिटेल में, साइन 91, ऐसे रीजन देके मिर्ची मसाले के छाप देने का। तो फिर क्या हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, rf, टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, rf, ठीक है ना। अच्छा अब देखो कंपेयर करो एक्सप्रेशन को, वहां ना बेटा हमें चाहिए था मोमेंटम, क्या चाहिए था, मोमेंटम। तो मोमेंटम के लिए हमने क्या किया, वेलोसिटी पता की, वेलोसिटी से हम चले गए मोमेंटम पे, मोमेंटम से हम चले गए एंगुलर मोमेंटम पे, और एंगुलर मोमेंटम को ऐड कर दिया। यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन पता किया, फिर फोर्स पता किया, फिर टॉर्क पता किया, अब टॉर्क को ऐड कर देंगे। तो पहले बॉडी का टॉर्क क्या होगा, τ1 इज इक्वल टू r1 f1, तो दैट इज इक्वल टू r1 f1 क्या आएगा, m1 a1, तो r1 का r1 m1 r1 अल्फा, तो m1 r1 स्क्वायर अल्फा, ये हो गया τ1। τ2 बोलो m2 r2 स्क्वायर अल्फा डॉट डॉट, τn बोलो mn rn स्क्वायर अल्फा। तो जो टोटल टॉर्क आएगा ऐड करना पड़ेगा, टाउ नेट या टाउ टोटल इज इक्वल टू τ1 प्लस τ2 प्लस डॉट 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 प्लस τn। बोलो भाई m1 r1 स्क्वायर अल्फा m2 r2 स्क्वायर अल्फा प्लस mn rn स्क्वायर अल्फा। अल्फा कॉमन निकलेगा, बिल्कुल कंजूसी नहीं करना, पूरे स्टेप लिखने पड़ते, m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस mn rn स्क्वायर, ठीक है। इसको समेशन के फॉर्म में लिखेंगे। बोलो भाई समेशन i इज इक्वल टू 1 to n mi ri स्क्वायर इंटू अल्फा, क्या है ये i, यहाँ पे प्रॉपर लिखो, बट बूट ये सब लिखते रहना इसमें, ओके। तो क्या आ जाएगा फिर ये टाउ इज इक्वल टू i अल्फा। बोलो कोई परेशानी, एंगुलर मोमेंटम चाहिए था, वेलोसिटी से शुरू किया, लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम ऐड करो। टॉर्क चाहिए था, एक्सेलरेशन से शुरू किया, फोर्स पता किया, टॉर्क पता किया, ऐड किया, खत्म, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है प्रॉब्लम पे आगे। चलो सिंपल सा प्रॉब्लम है, ऑटोमोबाइल इंजन, ये पावर का प्रॉब्लम काफी फेमस है, ओके। ऑटोमोबाइल इंजन डेवलप पावर, कितना दिया है पावर भाई, P इज इक्वल टू 62.84 किलोवाट, तो 62.84 इंटू 10 टू द पावर 3 वैट, ये दे दिया पावर। और क्या बोल रहा है, वाइल रोटेटिंग विथ अ स्पीड, ये यूनिट से पहचानो, फ्रीक्वेंसी है, क्या है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1200 आरपीएम, 1200 आरपीएम, तो आरपीएम मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट, तो 1200 बाय 60 आरपीएस, 0 0 कैंसल, साई दूनी 12 0, तो फ्रीक्वेंसी आई 20 आरपीएस मतलब हर्ट्ज। बात समझ आई, क्या पूछा है भाई, व्हाट इज टॉर्क। मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो कि भाई देखो जब भी पावर लीनियर मोशन में होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है, तो रोटेशनल मोशन में पावर क्या होगा, टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी। हमसे टॉर्क पूछा है तो टॉर्क क्या हो जाएगा, पावर बाय एंगुलर वेलोसिटी। पावर कितना है
पावर है 62.84 इंटू 10⁻3, ओमेगा की जगह 2 पाई एफ। ओके, देखो बेटा इसको अगर मैं यहां ले लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा 6.284 इंटू 10⁻4 बाय ये 2 पाई और फ्रीक्वेंसी कितना है 20, तो ये 2 पाई और ये कैंसल। ओके, 4 जीरो के 2 जीरो यूज कर लेता मैं, तो क्या लिखूंगा 100 इंटू 10⁻2 बाय 20, 20 एक 20, 20 50 100, तो कितना हो गया ये 500 न्यूटन मीटर। भेजे में घुसा कुछ, ये 5 इंटू 10⁻2 500 न्यूटन मीटर, ये देखो 500 न्यूटन मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, फाइंड द सरफेस डेंसिटी ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर अबाउट सेंटर। 2 मार्क के लिए काफी फेमस प्रॉब्लम आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। रेडियस कितनी है, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ओके, तो क्या दिया भाई, इसकी सरफेस डेंसिटी दिया, सरफेस डेंसिटी सिग्मा दिया। सिग्मा क्या है 2 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। जब भी क्वांटिटी पहचान में नहीं आ रही तो उसका यूनिट देखो, जैसे औरत शादीशुदा है कि नहीं मंगलसूत्र से पता चलती, वैसे ये यूनिट से पहचानने का। ओके, डेंसिटी है लेकिन कौन सी समझ में नहीं आ रहा, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, तो 2 kg पर मीटर स्क्वायर। फाइंड एम आई अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। क्या है ये, डिस्क है, डिस्क, डिस्क का एम आई इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाय 2, mr स्क्वायर बाय 2। तो अब सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया ना, तो मास क्या आता, एरिया इनटू डेंसिटी। बस इतना सा था इसमें। नीट वाले बच्चों को बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बोर्ड वाले इसको हाँ लेवल 5 का सवाल है बोलते, मास तो दिया ही नहीं था। समझ में आ रहा है कि नहीं, बिकॉज मास कैसे आएगा, मास इंटू सरफेस डेंसिटी, एरिया इंटू सरफेस डेंसिटी। लीनियर रहता तो लेंथ इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम रहता तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो एरिया इंटू डेंसिटी इंटू आर स्क्वायर बाय 2। और डिस्क का एरिया कितना रहता, पाई आर स्क्वायर सिग्मा आर स्क्वायर बाय 2, तो क्या हो जाता है ये पाई आर टू दी पावर 4 सिग्मा बाय 2। पाई का पाई रखो, आर टू दी पावर 4, ये कितना हो जाता 10 टू दी पावर -1 मीटर, तो 10 टू दी पावर -1 का 4th पावर। सिग्मा कितना है 2 डिवाइडेड बाय 2। सिंपल सिंपल कैलकुलेशन आते हैं छोटे बच्चे के जैसा, 2 2 कैंसल। पाई की वैल्यू कितनी 3.14 10 टू दी पावर -4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। भगवान के लिए यूनिट भूल के मत आना, आधा मार्क फुकट में चले जाता। यूनिट क्या रहता मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। 3.14 10 टू दी पावर -4। लास्ट सवाल, लास्ट ही शायद, यहाँ खत्म है फिर। यस, तो क्या है भाई ये, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास 10 kg। देखो डिस्क ये रिपीट हो रहे, ओके, तो मास कितना है भाई इसका, मास है 10 kg, ओके, एंड रेडियस कितनी है 60 सेंटीमीटर, तो 60 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर। एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स एंड पासिंग थ्रू सेंटर। डिस्क है ना फिर से, तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 10 टू दी पावर -1 मीटर। तो एम आई ऑफ डिस्क अबाउट सेंटर क्या रहता, mr स्क्वायर बाय 2। मास कितना 10, r स्क्वायर मतलब 6 इंटू 10 टू दी पावर -1 का स्क्वायर बाय 2। 2 1 2, 2 5 10, ये 5 आता, 6 का स्क्वायर 36, 10 टू दी पावर -2, 5 31 0 3 5 3 15 16 17 18 इंटू 10 टू दी पावर -2 1 2, तो 1.8 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये इसका एम आई 1.8 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें ना ये सवाल बड़ा फेमस है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लेके। ये बोलते हैं कि मैंने डिफिकल्ट पेपर निकाला, डिफिकल्ट पेपर नहीं। सवाल कौन सा डालते, ये डिस्क, हॉलो सिलेंडर या सॉलिड सिलेंडर, ये ऐसा, ओके। तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया रटवाए भाई तुमको। ये अगर सॉलिड होगा यहाँ से एक्सिस पास हो रहा होगा, हॉलो होगा यहाँ से एक्सिस पास हो रहा होगा, बाकी सबके याद है तुमको, हॉलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर सबके रटवाए हैं, ठीक है ना। तो इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछता है तो इसकी लेंथ अगर L है, इसका मास m है, इसकी रेडियस r है। बोलो भाई, IC इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 12, अरे इसको छुपाते ना भाई, ml स्क्वायर बाय 12 प्लस डिस्क अबाउट डायमीटर mr स्क्वायर बाय 4, mr स्क्वायर बाय 4। हॉलो अगर होता है ये ऐसे घूमता है सेम सिचुएशन के साथ, तो क्या आ जाएगा IC इज इक्वल टू, इसको छुपाएंगे रॉड दिखेगा ml स्क्वायर बाय 12 प्लस पूरा छुपा देंगे रिंग दिखेगा, रिंग अबाउट डायमीटर mr स्क्वायर बाय 2। खत्म। समझ आ रहा है, सारी चीजें लिखिए, कल आंसर शीट पे सारे लिख के लाओ, कल हो चुका था और एक टॉपिक का लेंगे।
ऐसे करके 25 तक पूरे 16 टॉपिक खत्म करेंगे। ठीक है, बाकी का कल देखेंगे।